मोशन अंडर ग्रेविटी के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आपके पास है सही। अच्छा आप मुझे ये बताएं उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का फार्मूला लगाएं। टाइम का फार्मूला क्या था, वी अपॉन ए है नहीं हमारे पास, तो एफ वी अपॉन सॉरी आपको पता है ना वी अपॉन ए का फार्मूला क्या है, एफ अपॉन एम, ठीक है। ये एम ऊपर चला जाएगा, एम वी अपॉन एफ होगा। तो टाइम इज इक्वल टू एम की मास कितना है बोलो, मास आपके पास है 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी आपके पास थी 25 और फोर्स कितना था, फोर्स 100 था। तो आपके पास क्या आएगा 25 4 टाइम आएगा कितना 5 सेकेंड। उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा 5। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले के साथ ये हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, ये जो फार्मूला था डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, v²/2a। इस फार्मूले का असल मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट जैसे कि कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये जो s है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v के। इस बात का क्या मतलब, इसका आसान सा मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस बॉडी कवर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर की, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके स्क्वायर के डिस्टेंस कवर होगा। मैं आसान सा मतलब बताता हूँ। फर्स्ट एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका हिसाब लगाए कि ये जो बॉडी रुकेगी, ठीक है, जो 1 मीटर पर सेकेंड कैसे फर्ज कर ले चल रही, ठीक, जब ये रुकेगी तो ये कितना डिस्टेंस, या जो सेकेंड मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड के साथ चलने वाली बॉडी जब रुकती है तो वो पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम इसको कहेंगे कि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 1 आता है, ठीक। और अगर सेकेंड के स्क्वायर की हम बात करें सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, सही है। तो इसका मतलब है कि वो 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करें। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, कितना है 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। तो यानी आपके पास वो बॉडी जो पहले बॉडी के मुकाबले में एस, अच्छा ये यहाँ से देख लें, पहले था 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा क्या था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके लिए एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओ वी स्क्वायर, इसके लिए भी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, ठीक। तो आप कहेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है पहले बॉडी के जो आपके पास वेलोसिटी है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। 4 का मतलब है वो बॉडी 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, तो बताओ वो इस पहले बॉडी के मुकाबले में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप कहेंगे एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25। इसका मतलब है 25 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही, बिल फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस दौरान, तो ये फिर 25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास ट्रैफिक डिस्टेंस, ये तमाम चीजें हमारे पास हो गई, और इसके साथ हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस है वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी को समझते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आपके पास ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वो फोर्स है अर्थ की जिसके साथ अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स का नाम क्या है ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है उस मोशन का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी तक क्या बोलने की कोशिश की है, मैंने ये कहा ये अर्थ है, आपने एक बॉडी को छोड़ दिया तो वो बॉडी ग्रेविटी के अंडर असर की वजह से नीचे आ रही है। अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, जो करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि फिर आपकी इक्वेशन इस दौरान यूज नहीं हो सकेगी, तो इस दौरान जो मोशन होगा उस मोशन का नाम क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, द मोशन ऑफ बॉडी under the action of gravity या gravitational force या weight in the absence of, ये बात लाजमी है, in the absence of air
रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में जो मोशन होगा इज कॉल्ड, उस मोशन का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, या उसका नाम फ्री फॉल मोशन भी है। ठीक है, अब ये फ्री फॉल वाले इक्वेशंस हमारे पास बहुत पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ये जाहिर सी बात है कौन सा मोशन है? ये वर्टिकल मोशन। कौन सा है? वर्टिकल मोशन आपके पास। ठीक है, कभी कभी आपके पास वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों भी हो सकता है। वो जो हम कौन सा मोशन पड़ेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक केस आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ उसकी इक्वेशन भी सेम ही है इसके साथ। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम आते हैं इसकी इक्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो इसका फर्स्ट इक्वेशन, अब ये जो ग्रेविटी के अंडर का जो मोशन है वो दो तरह का। एक आपके पास जब बॉडी मोशन डाउनवर्ड हो रहा हो, क्या बॉडी आपने गिरा दी नीचे, और जब आपने बॉडी को थ्रो कर दी ऊपर अपवर्ड, एक बॉडी का मोशन क्या हो रहा है? अपवर्ड। ठीक, मैं इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर यहाँ बात कर, यहाँ पर मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, एक बॉडी आपने नीचे गिरा, एक बॉडी आपके पास नीचे से ऊपर जा रही। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। पहला इक्वेशन आपके पास क्या था? एस इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, इसमें केस इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब भी बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही होगी तो इस दौरान हम जी की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जब भी बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो उस दौरान हम जी की वैल्यू को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। ठीक, तो हम यहाँ पर कहेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ क्या बनेगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? एच हाइट होगा ना, हाइट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? एच इज इक्वल टू वी आई टी सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्या है? माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होगा? टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? माइनस टू जी एच, ये माइनस टू का नहीं है, ये जी के लिए, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपके पास तीन इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ और ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक बॉडी को जब थ्रू किया डाउनवर्ड पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, जब अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके पास डाउनवर्ड मोशन के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं ना डाउनवर्ड मोशन। जब आपके पास बॉडी को आपने थ्रो किया डाउनवर्ड, ठीक, तो इस दौरान मेरे पास ये तीन इक्वेशन थी, ये देखें, ये तीन इक्वेशन। अब आप यहाँ पर टू की जगह टू जी कितना है बोलो? जी आपके पास ये, इसको यहाँ से मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ से टू, इसको सारा मिटा दें। वी एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा था? वी एफ इज इक्वल टू टू की जगह क्या? टू मल्टीप्लाई बाई जी कितना है बोलो? जी आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है? 125, और उसके ऊपर क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बनता है? 12, 250, और 250 मल्टीप्लाई बाई 0 लगा तो आपके पास आएगा ये 25
100 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, 2500 का स्क्वायर रूट क्या आता है बोलो? 50 आता है। सही है, समझ रहे हैं? यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी ये मैंने यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट किया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी एफ इक्वल टू इसकी वैल्यू भी यहाँ पर कितने आएगी? 2500 का स्क्वायर रूट आपके पास वापस बनता है 50 मीटर पर सेकेंड। सेम आता है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये जो डाउनवर्ड मोशन, इसमें आपने पहले फार्मूला कितना निकाला? वी एफ इज इक्वल टू क्या? जी टी। दूसरा फार्मूला क्या था आपके पास? हाइट का फार्मूला था हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला किसका आया था? वी एफ का फार्मूला दोबारा आया था, वी एफ इज इक्वल टू क्या? 2gh का स्क्वायर रूट। इस दौरान एक चीज जो हमारे पास यहाँ पर पूछी जाती है वो है टाइम। क्या? टाइम के भी दो फार्मूले आ जाएंगे बच्चे, टाइम के भी दो। एक टाइम का फार्मूला मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी दी गई तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन जी, एक ये है, और एक यहाँ से निकाल सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू 2gh अपॉन 2h अपॉन ये 2 वहाँ चला जाएगा अपॉन जी का स्क्वायर रूट। तो आपको ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई कि एक बॉडी ग्राउंड के टच होने से पहले पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। तो आप टाइम निकालो, और अगर आपको ये दिया जाए कि उसका हाइट दिया गया है तो आप भी निकाल सकते हो। फर्ज करें मुझे अपना टाइम निकालना है, मुझे ये दो वेलोसिटी पता है और हाइट पता है, तो टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास? 50, और टाइम जी कितना है? 10। तो देखो वापस 50 10 आपके पास वापस 5 आया, और ये t इज इक्वल टू 2, h कितना था? हाइट 125 था ना, और g 10 था, तो t इज इक्वल टू ये आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 10 आएगा ना, और ये आपके पास कैंसिल होगा 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5 मीटर पर सेकंड। ये देखो सेम वही चीज आपके पास आ जाती है। मतलब ये सारा गेम तीन चीजों का है। कौन सी चीज का? फाइनल वेलोसिटी का है, और हाइट का है, और टाइम का है। और हर एक को आपने देख लिया कि निकालने के क्या क्या फार्मूले हमने देख लिए। ये मोशन तब जब वो डाउनवर्ड हो रहा। ठीक है, अब अगर हम अपवर्ड के लिए देखें, क्या? अपवर्ड मोशन, अगर मोशन आपके पास क्या हो रहा हो? अपवर्ड मोशन के लिए जरा देखें। उसके लिए फिर मैं अपवर्ड मोशन के लिए ये तीन इक्वेशंस उठाता हूँ। ये मेरे पास ये तीन इक्वेशंस, तो ये तीन इक्वेशंस आई है। यहाँ पर इस इक्वेशंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपके पास तीन इक्वेशंस है अपवर्ड मोशन के लिए, लेकिन इस दौरान मुझे जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो रखा था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी थी मैंने? जीरो। यहाँ यहाँ जब अपवर्ड मोशन, जब आप बॉडी को यहाँ नीचे से ऊपर तक थ्रो करेंगे, तो बॉडी को थ्रो करने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखते हैं। जब मैं फाइनल वेलोसिटी को जीरो रख देता हूँ तो यहाँ मुझे बताओ कि मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, तो जीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। आपको पता है ये वहां चला जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा क्या? बनेगा क्या? माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वी आई इज इक्वल टू जी टी। ये देखो बड़ा खूबसूरत फार्मूला है। जैसे कि डाउनवर्ड मोशन में हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला था जी टी, अपवर्ड मोशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला क्या आया? जी टी आया। ठीक है, हाइट भी निकाल सकते हो कि जब आपने एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो ऊपर पहुंचने में उसको कितना, वो फार्मूला सेम ही रहेगा, वी आई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा? माइनस 2gh इज इक्वल टू ये क्या बनेगा? वी एफ स्क्वायर। क्या? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस वी आई, ये कैंसिल हुआ, तो वी आई फिर से आपके पास क्या आया? 2gh। यानी ये सिर्फ यहाँ पर आपके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी के सेम फार्मूले आते हैं। ठीक है, जी टी 2gh, जैसे फाइनल वेलोसिटी के डाउनवर्ड मोशंस में आए थे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। अब ये तमाम चीज़ें तो क्लियर होने के बाद मैं इनको ज़रा आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर कर लेते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस के किस तरीके से सॉल्व आउट होते हैं। आइए इनके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? A ball is dropped from a certain height, the position and speed after 2 seconds. एक बॉल को एक किसी खास हाइट से नीचे गिराया गया। ठीक,
ये आपके पास एक हाइट है और इस हाइट से इस बॉल को नीचे गिराया गया, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, मतलब ये ज़मीन पर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो एक अलग बात है, लेकिन 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन कहाँ है। पोजीशन मीन्स उसने कितना डिस्टेंस हाइट कवर किया, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और दूसरी बात उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात हम सबसे पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहली चीज़, अच्छा पहले हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जब आपको टाइम दिया गया तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा, ये देखो हाइट का फार्मूला, जब टाइम आपके पास, एक तो 2gh, ये vf इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते जब आपके पास टाइम हो, हाफ gt स्क्वायर। फार्मूला क्या था बोलो, हाफ h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हाफ g 10 है और 10 है और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। height is equal to 2 1s are 2, 5 2s are 10, 5 multiplied by 2 का स्क्वायर 4, 5 multiplied by 4 is 20 मीटर। तो आप मुझे बताओ 20 मीटर किस किस के करीब है। यहाँ पर तो 20 मीटर कोई नहीं दिया गया, तो 19.6, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 ली गई है। कितनी, 9.8 के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो 19.6 मीटर आएगा। तो हमारे लिए तो पहला ऑप्शन ये क्लियर हुआ कि ये 19.6, ठीक है, हाइट। और जो उसको टाइम लगा है, टाइम को कैसे कैसे मालूम करते हैं, टाइम का फॉर्मूला था v अपान g। तो हमारे पास v तो पता ही नहीं है, तो हम टाइम फिर कैसे पता करें। टाइम को पता करने के फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बता दिया, ये देखो हाफ gt स्क्वायर, हाफ सॉरी टाइम नहीं पता, टाइम तो चाहिए ही नहीं हमारे पास। दूसरी चीज़ है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को पता करने का तरीका क्या था, g कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 2, तो vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको यूँ कह सकते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये बी है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद देयर इनिशियल स्पीड्स 2:3। दो बॉडीज, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अब अपवर्ड मोशन हो रहा है, ये वाला मोशन है, ठीक है। एक बॉडी को भी यहाँ से थ्रो किया गया और एक बॉडी को भी यहाँ से थ्रो किया गया। इसकी जो इनिशियल स्पीड थी फर्स्ट करें, वो कितनी थी बोलो 2, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 3, मतलब 2:3 है। 2:3 का क्या मतलब, अगर इसकी स्पीड 2 है तो इसकी 3 है, अगर इसकी 20 है तो इसकी 30 है, अगर इसकी 40 है तो इसकी आपके पास 60 है। बात समझ गए। आइए क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, इन दोनों ने कितना हाइट कवर किया, उन दोनों हाइट का रेशियो निकाले। तो हमारे पास स्पीड के हिसाब से जो वो हाइट अटेन करते हैं उसका रेशियो फिर क्या होगा। उसके लिए आपने अभी अभी डाउनवर्ड मोशन में क्या पढ़ा था, अपवर्ड मोशन में आपने क्या पढ़ा था, तो तरीका क्या होगा। आपने अभी अभी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो हाइट की बात हो रही, तो हाइट की बात करने के लिए हमारे पास तो दो इक्वेशन, एक सेकेंड है और एक थर्ड है। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं तो हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला हम हमारे लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम का जिक्र हुआ है, तो जो हमें दिया ही नहीं गया। दूसरा जो हाइट का फार्मूला है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या निकाली, 2gh का स्क्वायर रूट। आप यहाँ देखें, ये हमारे पास, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी का ये फार्मूला आया, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी जब इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो तो इन दो इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से जो वो बॉडीज हाइट अटेन करेगी उस हाइट का फिर क्या रेशियो होगा। तो ये तो फार्मूला मेरे पास सामने ही बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास 2gh। तो मैं पहली बॉडी के लिए क्या कहूँगा, पहली बॉडी के लिए मैं ये कहूँगा वी इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 2gh1 का स्क्वायर रूट, और v2 इज इक्वल टू क्या 2gh2 का क्या स्क्वायर रूट। इसको 1 का नाम देता हूँ और इसको 2 का नाम देता हूँ, और मैं इनका v1 रेशो v2 लूंगा तो क्या आएगा 2gh1 डिवाइडेड बाय 2gh2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। आप मुझे बताओ v1 v2 का रेशियो क्या है 2/3 है क्या नहीं, देखो 2/3, ठीक है।
इज इक्वल टू, आपको पता है 2 से कैंसिल, जी से कैंसिल, आंसर क्या आएगा H1 अपान H2, मतलब H1/H2 बचा। ठीक है, हमें तो इन दोनों की हाइट का रेशियो चाहिए। रेशियो मतलब क्या है, H1/H2 यानी H1:H2 चाहिए ना। जब ये चीज चाहिए तो आपको पता है ना कि यहाँ से इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, H1/H2 आया, या हम क्या कह सकते हैं H1/H2 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, यानी अगर पहली बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया गया था तो वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगी, और जो दूसरी बॉडी को 3 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया गया था वो उसका डबल यानी 9 मीटर पर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हाइट है ना, हाइट किसकी इक्वल है, हाफ जी टी स्क्वायर। खैर वो टू टाइम के साथ उसका स्क्वायर वाला रिलेशन, लेकिन आपको यहाँ पर भी ये चीज समझ में आ गई कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर सी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो। अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को क्लियर करें। इस क्वेश्चन को देखें, अ पर्सन थ्रोज अप अ स्टोन विद 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन है, फिर एक स्टोन को थ्रो करता है कितने वेलोसिटी के साथ, 19.6 मीटर पर सेकेंड के साथ इनिशियल वेलोसिटी दी है। इट रिटर्न्स टुवर्ड्स हैंड आफ्टर, यानी इस बंदे ने ये स्टोन यहाँ से थ्रो किया, वापस आने तक इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आ गया, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि ये नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लेगा, ऊपर से नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लेगा ना। तो आप यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, ऊपर से नीचे आने का टाइम बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आपको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, V/G। फर्स्ट इक्वेशन से था ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपवर्ड मोशन के लिए, Vf इज इक्वल टू क्या, Vi प्लस GT। ऊपर हमने पढ़ा था V, इसको Vf 0 हो जाएगा, Vi माइनस GT, ये माइनस GT है ना, माइनस GT, तो ये प्लस वहाँ जाएगा माइनस, Vi इज इक्वल टू माइनस GT, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो T इज इक्वल टू आपको पता है V/G। ये हमने ऊपर अभी इसको भी कवर कर लिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा डायरेक्ट हम उस इक्वेशन को यूज करें अपवर्ड मोशन के लिए। टाइम का फॉर्मूला क्या, T इज इक्वल टू V/ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन G। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो, 19.6, और G की वैल्यू कितनी है 9.8। यहाँ पर तो 9.8 लेंगे ना, तो 9.8 1 9.8, 9.8 2 19, तो टाइम कितना लगेगा बोलो 2 सेकेंड। नीचे से ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड टाइम लगा। तो ऊपर से वापस नीचे तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वो थ्रोट्स के हैंड में होगा। लेकिन इसको आसान तरीके से अगर आप ये ट्रिक याद रखना चाहते हो तो आप कहेंगे कि ये बॉडी नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से वापस नीचे आई, इस दौरान जो टोटल टाइम लगता है उसका फॉर्मूला होगा 2Vi/G। ये आप याद रखो, बस जो वैल्यू आ जाती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ये अप से डाउन से अप और अप से वापस डाउन तक आने में ये जो टाइम लगता है, ये टाइम का एक नया आपके पास आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर आउट हो गई। इसके साथ ये क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन क्या है, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h reaches the ground in time t, what is the height of ball at time t/2। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। चले जी, मैं इसके पहले आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, ऑप्शंस देने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर इसमें आप क्या गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन है h/2 और h/4, फिर आपके पास है 3h/4, और फिर आपके पास है 2h/3। ठीक है, अच्छा सवाल क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी जो ऊपर से नीचे गिराई गई। ठीक है, इस दौरान इसने हाइट h कवर किया, जाहिर सी बात इसको टाइम क्या लगा है, t लगा। टाइम जितना भी लगा, फर्स्ट कर लिए टाइम 5 सेकंड, मैं इजी लिखूंगा क्या, 5 सेकंड टाइम लगा। तो ये कह रहा है कि इस दौरान जब बॉडी को मतलब t/2 टाइम लग रहा था, क्या
t/2 टाइम। t/2 टाइम का क्या मतलब है? जब उसको 2.5 सेकंड लग रहे, 2.5 सेकंड लग रहे, तो उस बॉडी का पोजीशन कहाँ था, यानी वो कहाँ था, वो आप यहाँ से ही बताओ, मतलब वो किस किस हाइट को कवर कर चुका हुआ था। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर ये सोच रहे हैं कि सर ये तो डायरेक्ट है, मतलब अगर h के लिए टाइम t आया तो t/2 टाइम के लिए तो वो हाफ पर होगा ना। हाफ मतलब अगर h 100 मीटर पर था, 100 मीटर h के लिए 5 सेकंड आ गया फील्ड फर्स्ट, तो यहाँ तक आते हुए तो वो तो 50 मीटर पे होगा। देखिए यही गलती है। दूसरी गलती भी आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन क्या आया होगा, h/4। ये भी गलत। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे कुछ और डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताया गया कि हाइट पर उसको इतना टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा पहले ऑप्शन के लिए कि मेरे पास जब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे आने में जो हाइट h है उसको टाइम t लगा। दूसरे ऑप्शन में मैं कहूँगा कि जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक फर्ज कर ले जो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, इस दौरान जिसको टाइम t/2 लगा, तो h मालूम करना है कि किस हाइट पर है। सबसे पहले मुझे हाइट का फार्मूला पता है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा। सही, ये पहले केस के लिए। दूसरे के लिए मैं क्या कहूँगा, h इज इक्वल टू हाफ h डैश इज इक्वल टू हाफ जी। अब टाइम क्या है, टाइम आपको दिया गया है ना, टाइम t/2 है, उसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर है, h इज इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा। अब एक काम करें, ये जो 4 इसको अलग कर दे, 1/4 होगा, बचेगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हैं? तो h डैश इज इक्वल टू 1/2, ये हाफ जी टी स्क्वायर किसके इक्वल, h के इक्वल है क्या नहीं, h के इक्वल है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, h, यानी ये बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये 1/4 हाइट पर, 1/4 हाइट कितना बनता है, 1/4 हाइट का मतलब है कि वो जब जहाँ से आपने रिलीज किया जहाँ पर पहुंचा, 1/4 मीन्स अगर हमारा हाइट 100 मीटर था तो 4 टाइम्स कम होकर के 25 मीटर पर वो हाफ टाइम पर वो 25 मीटर कवर कर चुका है। हाफ टाइम पर कितना, 25 मीटर कवर कर चुका है। 5 सेकंड के लिए अगर वो 100 मीटर कवर कर सकता है तो 2.5 सेकंड के लिए वो 25 मीटर कवर कर चुका है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। ये गलत है। तो आपने यहाँ से हमेशा फ्रॉम द ग्राउंड इसको कंसिडर करना है। क्या, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो कितने हाइट के ऊपर है, ग्राउंड से कितने हाइट के ऊपर है। तो मुझे तो टोटल हाइट पता है, टोटल हाइट मुझे पता है क्या, टोटल हाइट इज इक्वल टू क्या, h। ठीक है, और ग्राउंड से मैं h से क्या माइनस करूंगा, h से मैं वो h डैश माइनस करूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h माइनस h डैश कितना आया, 1/4 h आया। तो आपके पास क्या बचेगा, इसको सॉल्व आउट करें, 4 एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये 3h अफान क्या आएगी, 4, यानी वो जमीन से कितना ऊपर है, 3h आपके पास कितना बनता है, अगर मैंने हाइट को h को 100 मीटर लिया था तो मेरे पास जो h डैश आया था यानी 1/4 h जो आया था वो आपके पास कितना था, वो आपके पास था 25 मीटर था ना। 25 मीटर के लिए उसने हाफ टाइम लिया, तो वो जमीन से ऊपर फिर कितना होगा, जमीन से फिर ऊपर होगा ये कितना, 75 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ कितना होगा, 75 मीटर होगा। यानी इसको अगर आप 3h क्या है बोलो, h तो आपके पास 100 है, डिवाइडेड बाई 4 करो, ये 4 1 4, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 वापस वही 75 आया। मुझे उम्मीद है इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरीके से ये देखें कि अगर कोई भी बॉडी आपको नीचे से ऊपर गिराती हुई दिखा दी जाती है, फर्ज करें आपके पास ये एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, और इस बॉडी को यहाँ से फर्ज कर लें, बॉडी को यहाँ से नीचे गिराया गया, और आपको कोई भी हाइट दिया गया हो, फिर आपसे कहा गया कि जब उसको यहाँ से नीचे आते में इतना हाइट डैश उसने लिया, तो फिर आप इस टोटल हाइट से इस वाले हाइट को, ये वाला हाइट जो है उसको माइनस करेंगे, फिर ये हाइट आपको पता चल जाए। जैसे मैंने इसको 100 वैसे कंसिडर किया था, ये आया कितना था, 25 था, तो ये बनेगा कितना, 75। तो इस टोटल हाइट से h डैश माइनस करेंगे, आपके पास बकाया हाइट आपके पास आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी।
ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहने से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि ये जो आपके पास बॉडी है जो किसी खास हाइट से गिराई गई। ठीक है, मैं पहले सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता। एक बॉडी को जो यहाँ से आपके पास गिराएगी, फिर यहाँ पर 1 सेकंड बाद, फिर यहाँ पर 1 सेकंड बाद, फिर यहाँ पर 1 सेकंड बाद, फिर बॉडी है यहाँ पर 1 सेकंड, फिर बॉडी आपके पास यहाँ। वैसे तो इस तरीके से नहीं बनेगा ना, ठीक है, वो आपके पास अभी हम इसको क्लियर आउट कर देते कि बनेगा फिर किस तरीके से। यहाँ हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है हाइट एंड जो डिस्टेंस। दो डिस्टेंसेस आपके पास, दो तरीके से। ये जो हाइट, ये दो तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। एक हाइट इन n सेकेंड्स, क्या बोला, हाइट इन n सेकेंड्स, और इसको मैं बोलूँगा हाइट इन nth सेकेंड। जैसे मैंने पीछे भी इसके ऊपर जिक्र किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉडी ने हाइट कवर किया इतने सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, इसको n सेकेंड्स कहेंगे। लेकिन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि चौथे सेकेंड, ये देखो फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, वो ये पूछ सकते हैं कि इस बॉडी ने 5 सेकेंड में कितना हाइट कवर किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि 5वें सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड में उसने कितना हाइट कवर किया। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो इस केस पर पहले बात करते हैं, हाइट इन n। तो इस हाइट को मालूम करने के आपने फार्मूला क्या पढ़ा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यही फार्मूला पढ़ा। ठीक है, मैं इसको यूँ कहूँगा, ये मैं पहले इसको केस को पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कहूँगा हाइट इन n सेकेंड्स, n सेकेंड्स में कितना हाइट, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आप कहेंगे हाफ और g की वैल्यू 10 है ना, तो 10 ये क्या बनेगा 5 टी स्क्वायर। तो किसी भी हाइट पर बॉडी के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए ट्रिक याद रखें, वो ट्रिक क्या है 5 टी स्क्वायर, बस 5 टी स्क्वायर। ठीक है, मैं फर्स्ट कर मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, फिर इस एग्जांपल के साथ फिर आपको ये सारी बातें। मैं कहूँगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगी, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी, 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी, 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी, और 5 सेकेंड ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसके हिसाब से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमारे लिए फिर यहाँ पर फिर एक ख़ास किस्म की रेशोज़ आ जाएंगे जो हमें हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देंगे। ठीक है, मैं बाकियों को मैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए कर देता हूँ, 4, 5 सेकेंड के लिए खुद ब खुद एक रिलेशन बन जाएगा। देखो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसके लिए फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 टी क्या है बोलो 1 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 मीटर, यानी बॉडी 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये हमारे पास 1 सेकेंड में ट्रेवल होने वाला डिस्टेंस। h इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 टी कितना है 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 मीटर। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 मीटर। अच्छा मुझे बताइए 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, h इज इक्वल टू फिर क्या फार्मूला है 5 टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 लगाया t का मतलब 3 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, h इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45 मीटर। समझ आए। मैं इसके हिसाब से थोड़ा आपको बताऊं 1 सेकेंड और ये देखें 1 सेकेंड का डिस्टेंस 2 सेकेंड के डिस्टेंस का रेशियो लेंगे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, इस सब का रेशियो लेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड का रेशियो क्या, पहले सेकेंड का रेशियो आपके पास 5 मीटर, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 मीटर, 3 सेकेंड में कितना है 45। अच्छा पहले उसके लिए बाद में आ जाएंगे, पहले इसका रेशियो लो 5 रेशियो 20 रेशियो 45 सबको कट आउट करेंगे किसके साथ 5 1 5 4 और यहाँ आएगा क्या 9, 5 1 5 5 4 20 5 9 45। सही है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से
4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इस रिलेशन से पता चल जाएगा। ये रिलेशन कैसे आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर आ रहा है, ये 4 2 का स्क्वायर है, और ये 9 3 का स्क्वायर है। समझ रहे, ये बात हमें समझ में आ रही, ठीक। इसमें आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ये 1 का स्क्वायर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके ऊपर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल उसके ऊपर 2 का स्क्वायर, 3 सेकंड में जो डिस्टेंस उसके ऊपर आएगा 3 का। यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 5 सेकंड के लिए 5 का स्क्वायर, 6 सेकंड के लिए 6 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसको कैसे निकालूंगा, 4 का स्क्वायर क्या बनता है 16 आया। 16 का क्या मतलब है 16 टाइम्स डिस्टेंस जो कवर हुआ फर्स्ट सेकंड, ये है 4 सेकंड का डिस्टेंस। और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा 80 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। समझ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 5 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 5 स्क्वायर किसके इक्वल है 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, क्या आएगा बोलो 125 मीटर डिस्टेंस कवर होगा कितने 5 सेकेंड। सही है। 6 स्क्वायर में क्या आएगा 6 स्क्वायर 36 है, 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आता है 180 आएगा, क्या 180। समझ रहे हैं। ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5 मीटर 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 80 मीटर 125, और ये एक तरह से आपके पास एक रिलेशन बन गया। यानी अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि एक बॉडी है जो ऊपर से नीचे गिराई गई है, उसने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप मुझे ये कहो कि सर 10 सेकंड है तो 10 का मैं 10 का स्क्वायर लूँगा, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, और जो 100 आएगा उसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा बोलो 500। बस ये रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बॉडी है जो आपके पास 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो नीचे गिराए गए, तो आप डायरेक्ट कहो कि सर 5 है तो मैं 5 का स्केल लूँगा, जो 5 का स्केल 25 आएगा उसको जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ 5 के साथ, मेरे पास क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ जाएगा आपके पास 125। देखो नज़र भी आ रहा है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ एक बॉडी जिसको नीचे गिराया गया 15 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप कहेंगे सर 15 है तो 15 का मैं स्केयर लूँगा, 15 का स्केयर क्या आएगा बोलो 225 आएगा। 15 का स्केयर 225 है, और 225 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 5 के साथ, तो 5 5 10, 5 2 5 25, 25 आपके पास 25, और 5 2 10 12, 5 2 10, और ये आपके पास 11 25 मिनट। समझ, इस तरीके से फिर आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हो और इसको पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो जनरल फार्मूला, अगर मैं जनरल फार्मूले की तरफ जाऊँ, जनरल फार्मूला एक तो किसी भी टाइम में कवर होने वाला जो डिस्टेंस था वो आपको बता दिया गया कि वो उसको निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, वो जो आपने शुरू में फार्मूला पढ़ा था वो क्या था 5t स्क्वायर, बस 5t स्क्वायर, जो टाइम है उसका स्क्वायर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा उसी मखसूस टाइम के अंदर कवर होने वाला डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये रिलेशन एक बार दोबारा से देखिए, फिर पढ़े, फिर अंडरस्टैंड करें, फिर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। अब मैं चाहूँगा कि आप हाइट इन n सेकेंड, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, अब वाला सीन क्या है, आइए इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि n सेकेंड में किसी खास सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। उस बॉडी का डिस्टेंस हमने n सेकेंड पर मालूम करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या फार्मूला क्या ट्रिक्स होंगे। मैं थोड़ा सा आपको n सेकेंड एक्सप्लेन, जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको एक बार फिर दोबारा से n सेकेंड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके पास एक बॉडी है नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5, मतलब किसी भी सेकेंड के लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6। एक सवाल ये था कि हमारे पास 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हमें क्लियर हो गया। इसको मालूम करेंगे 60 स्क्वायर, 60 मतलब
सॉरी 5t², 5t² और 5 मल्टीप्लाई बाई टी क्या है 6 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 36 बनेगा, तो आपके पास ये 180 होगी। ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमसे ये कहा गया कि उसने 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि हम सबसे पहले एक काम करें, हम यहाँ पर 6 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालें, फिर हम यहाँ पर 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालें और 6 सेकंड के डिस्टेंस से 5 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस करें, तो हमारे पास वो 6 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर 6 सेकंड वाला डिस्टेंस हम 5 सेकंड वाले डिस्टेंस से माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो जो छठा सेकंड है जिसको 6 सेकंड कहेंगे उसका डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट का मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो 6 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो आपको पता है क्या है? 6 सेकंड में जो डिस्टेंस वो आपको पता है 180 मीटर है, और 5 सेकंड में जो डिस्टेंस वो आपको पता है 125 मीटर है। ठीक है, तो मैं 180 से माइनस करूंगा 125, क्या माइनस हुआ? 125 माइनस हुआ, और आपके पास क्या बचा? आपके पास बचता क्या बचता है आपके पास? 55 मीटर। ये 55 मीटर वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल किया किस टाइम में? आपके पास बॉडी ने ट्रेवल किया 6 सेकंड में। लेकिन इसको फाइंड आउट करने का एक आसान सा ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? Sn इज इक्वल टू वी आई प्लस g/2 इंटू 2n-1। इस ट्रिक से भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले Sn मतलब 6 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, g की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की वैल्यू क्या लूँगा बोलो? 2 आया, और आपके पास n कौन सा सेकेंड है? 6 माइनस 1, तो आपके पास क्या बनेगा? s इज इक्वल टू, ये आपके पास 5 आया, 5 और ये 6 टू 12, 12 माइनस 1, तो आपके पास बनेगा एस एन इज इक्वल टू 11, 11 5 55 मीटर। वापस वही चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो जनरली आप इसको यू भी लिख सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या? वी आई प्लस g/2 इंटू 2n-1। आप इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, ठीक है, तो आप इसको यू भी लिख सकते हो, g/2 इंटू 2n-1। अब g को आमतौर पर हम 10 लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, इसको 2n-1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसके लिए? ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसी भी n सेकंड में डिस्टेंस मालूम करने के लिए। अच्छा, ये फ़र्क याद रखिएगा, हमारे पास n सेकंड में जो डिस्टेंस के मालूम करने के फार्मूले आपके पास एक हॉरिजॉन्टल में थे और एक किसमें थे? वर्टिकल में थे। जो हॉरिजॉन्टल में आपके पास फार्मूला आया था, जो हमने ऊपर बात की भी थी उसके ऊपर, तो वो जनरल हमारे पास जो फार्मूला था वो था S1 इंटू 2n-1, और ये जो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1 है। सही है, वहाँ पर S1 आता है, यहाँ पर 5 आता है, क्योंकि हमें पता है पहले सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है? 5। ठीक है, वहाँ पर पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हमें नहीं पता होता, वो आपको खुद पता करना होता है। ठीक है, तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मोशन में डिपेंड करता है कि आप उसको किस मोशन के साथ, किस रफ्तार के साथ आप चला रहे हो। ठीक है, तो वो तो वेरी करता है, तो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है नहीं, तो इसलिए आप ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए याद रखें, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आप याद रखें, और ये आपके पास वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा फर्क करना चाहूँ, थोड़ा सा आपको रेशो दिखाना चाहूँ कि ये एक डिस्टेंस कवर हुआ है फर्स्ट सेकेंड में, दूसरा सेकेंड सेकेंड में, तीसरा है थर्ड सेकेंड में, चौथा है फोर्थ सेकेंड में, और फिफ्थ सेकेंड में। हमारे पास एक रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? फर्स्ट सेकेंड में हमने अभी निकाला, कितना था बोलो? 5। अच्छा, मैं दोबारा इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर सारे सेम फार्मूले लगा करके। ठीक है, मैं वो कहूँगा फार्मूला क्या है? 5 इंटू 2n-1। फार्मूला क्या है? 5 इंटू 2n-1। फार्मूला क्या है? 5 इंटू 2n-1। यहाँ पर खुद अभी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन बनने से आ जाएगा। तो 5 अभी तो हम ये निकाल चुके हुए, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 इज 1, तो क्या बनेगा आपके पास?
5 1 5, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है फर्स्ट सेकेंड में। अच्छा, और यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एन क्या है, एन आपके पास 2 सेकेंड है, -1 आपके पास बनेगा क्या, 2 2 4 -1 आपके पास 4 -1 इज 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है सेकेंड में। और थर्ड में देखें 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, 5 इंटू 6 -1, 6 -1 is 5, 5 5 25 मीटर। ठीक है। अच्छा, इनका भी देख लेंगे, ये खुद रिलेशन से आ जाएगा, इनका रेशियो ले लें। दिस इज 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, दिस इज 15 मीटर इन सेकेंड, दिस इज 25 मीटर इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, इसका रेशियो आएगा 1 3 5, 1 5 5, 3 5 15, 5 5 25। अच्छा, यहाँ 1 3 5 आया, यहाँ क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 7, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, फोर्थ सेकंड के लिए क्या डिस्टेंस बनेगा, फर्स्ट सेकंड के लिए 1 के साथ, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। तो 7 को वो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट सेकंड वाले से, किस वाले से, फर्स्ट सेकंड वाले से। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35 मीटर डिस्टेंस कवर होगा फोर्थ सेकंड में। ठीक है, और 9 में 9 5 आर 45, तो 45 मीटर डिस्टेंस कवर होगा फिफ्थ सेकेंड। ये एक रिलेशन बन गई, ये देखो, ये एक रिलेशन आ गई। ठीक है, और आपको याद होगा जो हमने nth में पढ़ा था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, वो वाला रिलेशन वहाँ आया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर आउट हो गई। ठीक है, इसके बुनियाद पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मतलब ऐसा कोई कुछ, मतलब जो इसके कॉन्सेप्ट है वो तो सब कुछ ओवरऑल हमने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग free fall in first, second and third seconds are। इन्हें एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया गया, एक बॉडी आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम वो जो बॉडी ऊपर से नीचे आपके पास आ रही है, उस बॉडी का हम ये देखते हैं कि पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके बाद दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके बाद उस बॉडी ने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस। ये बीच में इतना गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पहले सेकंड वाला डिस्टेंस दूसरे से मुख्तलिफ है, दूसरे सेकंड वाला डिस्टेंस तीसरे से मुख्तलिफ है। बेशक उनकी एक्सेलरेशन सेम है, सही है, लेकिन उनका डिस्टेंस क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, डिस्टेंस भी मुख्तलिफ होगा, उसकी वेलोसिटी भी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, आप दोनों की निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेकंड में, मुझे अभी पता चला कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस वो आपको पता है कितना है, 5 मीटर है। सेकंड में डिस्टेंस कितना है, मेरे पास इजी सा फार्मूला मौजूद है। फार्मूला क्या है आपके पास, 5 इंटू 2n-1, 5 इंटू 2n-1, बस ये फार्मूला पुट कर दें। सेकंड में डिस्टेंस आपके पास कितना आया था, 50 मीटर, और थर्ड सेकंड में आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, 5 इंटू 2n-1 के साथ आप उसको कर देंगे तो आपके पास आएगा 45 मीटर। कितना आएगा, ये देखो हमने यहाँ पर भी निकाल लिया था, 25, वो तो आपके पास फिफ्थ सेकेंड में 45 मीटर है, तो ये 25 मीटर डिस्टेंस आया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में रिस्पेक्टिवली कितना है, 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में कितना 25 मीटर। और इसको टोटल अगर हम देखें तो टोटल 3 सेकेंड्स में इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 45 मीटर हुआ। और अगर हम दोबारा से वो 3 सेकेंड वाला फार्मूला लगाए कि इसने 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, या h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय t 3 का स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 है, ये वापस वही 45 मीटर आपके पास आ जाता है।
मुझे उम्मीद इस तरह के रिलेशंस आपको क्लियर हो गए, और कभी रेशियो पूछी जाए तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दीजिएगा, और ये इसके साथ इसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब एक आखिरी चीज़ है मोशन अंडर ग्रेविटी का, वो है इनके ग्राफ्स, क्योंकि इनके ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं। जब आपके पास एक बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी करके वापस नीचे आ गई, तो इस दौरान इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या ग्राफ होगा, डिस्टेंस का क्या ग्राफ होगा, और स्पीड वेलोसिटी का क्या ग्राफ होगा, और साथ में एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ होगा। ठीक है, हम इनके ग्राफ्स को देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं आपके लिए दोनों ग्राफ्स ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूँगा क्या कि एक बॉडी ऊपर से नीचे गिराई गई, उनके लिए क्या ग्राफ्स होंगे, और एक बॉडी नीचे से ऊपर गई, ऊपर से वापस नीचे आई, अप टू डाउन टू अप, अप टू वापस डाउन आते हुए, उसके ग्राफ्स कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले फॉर डाउनवर्ड मोशन, कौन सा, डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या ग्राफ्स होंगे आपके पास। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपके पास डाउनवर्ड मोशन में जब आपके पास एक बॉडी यहाँ पर हो, ठीक है, एक बॉडी अपने यहाँ से गिराई और वो बॉडी नीचे आ रही है, तो इस दौरान इस बॉडी का जो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हाइट हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट का किरदार अदा कर रहा है, तो मैं यहाँ कहूँगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ किसका होगा बोलो, दूसरा ग्राफ आपके पास होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तीसरा ग्राफ फिर इसके हिसाब से हमारे पास होगा किसका, स्पीड टाइम ग्राफ। किसका, स्पीड टाइम ग्राफ। और चौथा ग्राफ हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं किसके लिए, चौथा हमारे पास ग्राफ होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आइए इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बॉडी को नीचे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास एक कर्व, इंक्लाइंड कर्व लाइन होगी इस तरीके से। ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ बच्चे जो आप सोच रहे थे ना, आप कहेंगे कि सर इस तरीके से होना चाहिए था ना, क्योंकि नीचे से आते हुए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न मैं बताऊंगा आपको। यू भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसकी भी रीज़न बताऊंगा। ऐसा होगा अगर हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये कर्व, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब बॉडी, एक तो ये बात क्लियर करो कि कर्व क्यों है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है क्या नहीं है। तो अगर हाफ और जी को कांस्टेंट रखा जाए तो h का टाइम के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन, टाइम के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। और अगर h इज इक्वल टू टी वाला सीन होता है तो फिर हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते। और मैंने आपको ग्राफ वाले लेक्चर में क्लियर करवाया था कि जब आपके पास, आप वो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, आपकी पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने ये बात क्लियर की थी कि जब डायरेक्ट रिलेशन तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जब आपके पास डायरेक्ट रिलेशन हो लेकिन स्क्वायर के पावर के साथ, तो फिर आपके पास एक आपके पास पैराबोला कर्व पाथ होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा इंक्रीजिंग स्लोप में, सही है। और जब आपके पास फर्स्ट कल इस तरह का कुछ था टाइम के अंडर रूट के साथ, फिर आपके पास इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाए। यहाँ इसकी बेसिक रीज़न में उस डिटेल में नहीं जाऊँ, एक तो मैंने आपको यहाँ पर इसके साथ क्लियर करा दिया। दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम इस तरह ड्रा कर नहीं सकते, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या शो करेगा। अगर हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे ना, ये क्या शो करेगा इसको, ये शो करेगा कि आपके पास जो आपके पास बॉडी है उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम में कांस्टेंट चेंज आ रहा है। चेंज कांस्टेंट इसका मतलब ये हुआ जो इसका स्लोप होगा वो स्लोप कांस्टेंट होगा। क्या, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप हर मौके पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप जो इसका है वो तो वेलोसिटी बनेगी ना, तो वेलोसिटी तो फिर कांस्टेंट ऐसे होगी, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं। जब बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले 0 होती, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है,
9.8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद 19.6 होती। इसी तरह से आपके पास बार बार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही होती इसीलिए हम इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन रख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज भी कैसे हो रही? इंक्रीजिंगली। क्या? इंक्रीजिंगली। तो ये देखो, ये स्लोप शो कर रहा है कि इसका स्लोप, पहले बताओ इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कौन है? वेलोसिटी है, और वो भी इंक्रीजिंगली। समझ रहे? तो इस तरीके से ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ। ठीक है। मैं अगर ये कहूँ, मैं जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि फिर इसका स्लोप इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फिर आपको डिक्रीजिंग स्लोप शो कर रहा है। क्या? डिक्रीजिंग स्लोप। वो ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे। ये डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब, स्लोप क्या है यहाँ? स्लोप यहाँ वेलोसिटी है ना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो ये वेलोसिटी कम हो रही है, इस बात को शो कर रहा है, जो गलत है। मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें आपको ओवरऑल समझ में आ गई, इसीलिए ये आपके पास बन गया। अब जब ये बॉडी नीचे आ गई तो इसकी वेलोसिटी को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे शो होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर आपके पास ऐसे शो होगा। ये देख, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। सही है। और ये स्ट्रेट लाइन इसको शो करेगा कि इसका स्लोप है यूनिफॉर्म। स्लोप क्या? यूनिफॉर्म। स्लोप यूनिफॉर्म क्यों है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उसका स्लोप, इन चीज़ों में फ़र्क रखा करें। इसका स्लोप यूनिफॉर्म होने का ये मतलब है कि जो इसके नतीजे में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, जो एक्सेलरेशन टाइम मिलेगा, ठीक, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन भी आपके पास यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। और पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, फर्ज करें यहाँ पर उसकी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये देखो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, जो जी की वैल्यू वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये आपको शो कर रहा है यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। सही है, स्लोप कांस्टेंट। और ये आपको शो कर रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी को। और इसका स्पीड का ग्राफ भी सेम होगा जैसे वेलोसिटी का ग्राफ। मुझे उम्मीद है इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं करें। ठीक है। ये तो वो ग्राफ्स थे जब बॉडी ऊपर से कहाँ रही हो, बोलो, नीचे आ रही हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो ग्राफ्स ड्रा करो जब बॉडी अपवर्ड मोशन में हो। क्या? ये ना आपके पास एक बॉडी है, ये देखें, इस केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये बॉडी है, आपने इस बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला, ये बॉडी वापस नीचे की तरफ आई। तो बताओ इस बॉडी का डाउनवर्ड मोशन के दौरान, नहीं, अपवर्ड से क्या हुआ, डाउनवर्ड से क्या हुआ, डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ, वापस फिर डाउनवर्ड आया। इस दौरान फिर इसका ग्राफ क्या होगा? इसके तीनों ग्राफ, चारों ग्राफ्स बताइए। मैं पहले केस लिख देता हूँ। डाउन बॉडी थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया, एंड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वापस किस पोजीशन पे आया? इनिशियल पोजीशन पे आया। उस दौरान फिर इसके ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, मैं चाहूँगा आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इन तीनों चारों ग्राफ्स को बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो, आप ड्रा कर सकते नहीं कर सकते? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ होगा किसका? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। और यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा, एक और ग्राफ भी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। और फिर एक आपके पास ग्राफ होगा किसके लिए, किसके लिए ग्राफ होगा? फिर आपके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। सही है। और फिर जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, बॉडी की इस मोशन के दौरान हमारे पास दो ग्राफ्स और भी होंगे। एक है स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा है? स्पीड टाइम ग्राफ। और एक है आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ आपके पास किसका है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आइए सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। देखें, यहाँ तो एक चीज पहले इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आपके पास बॉडी नीचे से ऊपर गई, ठीक है, पहले नीचे से ऊपर जाएगी,
फिर वापस ऊपर से नीचे आएगी। इसका मतलब है जिस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया फाइनल पोजीशन भी वही होगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर चेंज 0 आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वापस वही जिस पोजीशन से स्टार्ट किया तो वही वापस आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ आपके पास इसका कुछ इस तर्ज, इसका ऐसा कुछ तर्ज है, इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या? पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये पहले ये कर्व यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला कर्व अंडरस्टैंड कर ले, फिर वो वाला कर्व अंडरस्टैंड कर ले। इस कर्व में आपको पता है, पहले तो एक बात क्लियर है, हमने पहले भी ऊपर से बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व होगा। और उसके कर्व होने के पीछे रीजन ये थी कि हमारे पास या तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही होगी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होगी तो आपको पता है, फर्स्ट कर ले मैंने इसको फेंका किया, फेंका 50 मीटर पर सेकंड के साथ वेलोसिटी कितनी थी बोल? 50 थी, फिर 40 हो गई, फिर आपके पास 30 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर यहाँ पर 0 हो गई। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग स्लोप। ये देखो यहाँ से इंक्रीजिंग से क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, सही है। और फिर जब बॉडी वापस ऊपर से नीचे आ रही है, जब बॉडी वापस ऊपर से नीचे आ रही, तो बॉडी का वापस ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी फिर वापस इंक्रीज हो रही है। पहले 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हो रही होगी, ठीक है। इसीलिए फिर इसका जो स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग होगा। आपको ये एरोज याद होंगे जब मैंने ग्राफ, इस मतलब मेरे कहने का ये है कि आप पहले ग्राफ को, जब तक आपने ग्राफ का लेक्चर देखा नहीं है तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा ये बात। इसलिए पहले वो लेक्चर ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। वहाँ पर दुनिया का कोई भी ग्राफ हो ना, उस तरीके से फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके पास कौन सा ग्राफ बना? ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना। और ये आमतौर पर क्वेश्चन में आता भी रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये कौन सा पाथ होगा। तो ये इस तर्ज का अगर आपको नज़र आ जाए तो ये बिल्कुल गलत है, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये कांस्टेंट, यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट शो हो रही है, इधर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इधर वेलोसिटी डिक्रीजिंग दी, मतलब डिक्रीज तो है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी फिर भी यहाँ क्या कांस्टेंट हो। इसके लिए फिर एक्सेलरेशन, दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती? 0 होगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। फिर आपके पास एक कर्व, ये कर्व ऐसे है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग स्लोप को शो कर रहा है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ टाइम पर बॉडी तो टॉप हाइट पर कुछ देर के लिए तो बॉडी रुक जाएगी, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। फिर उसके बाद वापस इस तरह ये चल जाएगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इसका जो स्लोप है, स्लोप कौन है? इसका स्पीड है, सही है, जो हम बात करेंगे अभी, वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से स्लोप फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। तो ये वो पाथ है जब बॉडी नीचे से ऊपर गई, फिर वापस बॉडी ऊपर से नीचे आई। इस बात को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप वापस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये किसका ग्राफ बनेगा? ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास बनेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर इसका किस तरीके से होगा? जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका था ना, वो वेलोसिटी कितनी थी? वो 0 तो नहीं थी, जाहिर सी बात, कुछ वेलोसिटी थी जिसके साथ आपने इसको फेंका था, वो वेलोसिटी ये फर्ज कर। मैंने इसको यहाँ से पॉजिटिव से क्यों स्टार्ट किया, नेगेटिव से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए हम वेलोसिटी को क्या लेते हैं? आपको पता है, नीचे से ऊपर जाते हुए हम वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा ज़रूर नेगेटिव है और वो भी डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऊपर जाते हुए पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या कंसीडर की जाती है? नेगेटिव। इन दो बातों को आप याद रखिए, ये जो बेसिक क्लासेस में भी ये बातें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसी बात को यहाँ से इस तरीके से कहूँ कि पहले वेलोसिटी आपके पास 50 थी, फिर वापस वेलोसिटी लीनियर, ये देखो ऐसा लीनियर ग्राफ, क्योंकि आपको ये ग्राफ मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका भी मैं ग्राफ बना दूंगा। वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, 50 थी, फिर 40, 30, 20, 10, 0, फिर वापस 0 से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वापस 0 से इस तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसको समझो, ये क्या है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड,
अपवर्ड से वापस, सॉरी ये मैंने स्पीड का ग्राफ बना। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आ रही तो क्या थी बोलो, हमने नीचे से ऊपर उसको पॉजिटिव लिया था, है ना। फिर ये वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए हम वेलोसिटी को नेगेटिव पे कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये बात हमने लेक्चर के शुरू में भी कही थी। पॉजिटिव है तो ये आते हुए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है। नेगेटिव का ये मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया और अब वेलोसिटी इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ये किसका ग्राफ होगा, वेलोसिटी का। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको बार बार देखें। ये वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी पॉजिटिवली, फिर +50, +40, +30, +20, +10, फिर 0। फिर जब नीचे आएगी -10, -20, -30, -40, -50। अगर आपको इस तरह के तरीके का एमसीक्यू दिया जाए कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का होगा, देखो जो एमसीक्यूज आपके पास आमतौर पर एक इस तरीके का शो कर देते हैं, एक इस तरीके का शो कर देते हैं, ना तो ये वाला है ना ही ये वाला है, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो है लेकिन रिवर्स टाइम तो रिवर्स नहीं हो सकता ना। टाइम इसका मतलब तो ये है कि टाइम पीछे जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको क्लियर आउट हो गई होगी। और जब आप इसके एमसीक्यूज वगैरह एमसीक्यूज बुक से प्रिपेयर करना देख लेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो समझ में आ गया। मैं इसके बुनियाद पर एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ को फिलहाल छोड़, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बच्चे बहुत गलती कर लेते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो यहाँ वेलोसिटी क्या है, नीचे से ऊपर जाते हुए चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जी नेगेटिव हम लेते हैं और ऊपर से आते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू जी क्या लेंगे बोलो, पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पर नेगेटिव से इस तरह लाइन बना देते हैं, फिर ऊपर जा करके फिर ये लाइन पॉजिटिव। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके पास, क्योंकि आपके पास हमने यहाँ पर एक बात मेंशन की हुई है। कौन सी बात, कि चाहे जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन डाउन टुवर्ड्स ग्रेविटी और वो भी नीचे। और अगर ऊपर से नीचे आ रही हो फिर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव ही लेंगे। बात समझ रहे, ओवरऑल इस मोशन के दौरान। ठीक है, ये नहीं कि फर्ज कर ले बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो हम इसकी एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव लेंगे, नहीं, फिर तो पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि एक सिंगल पाथ की बात हो रही है जिसका ग्राफ फिर आपको पता है ऊपर इस तरीके से बन जाएगा, जो मैंने ऊपर अभी आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। ये देखो ऊपर आपके पास इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करें। तो किस तरीके से ड्रा करेंगे, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होगा कि आप ये कहेंगे कि ये फर्ज कर ले ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, ये ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है, नीचे नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव इस तरीके से चलेगा क्योंकि हमारे पास ये -10, ये कौन सा पॉइंट है बोलो, ये पॉइंट आपके पास है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ से ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसका स्लोप आप देखो, स्लोप ये देखो, स्लोप में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर भी ये ग्राफ ओवरऑल नेगेटिव एक्सिस में ही चलेगा। ठीक, लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी गई तो हम इसको पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन को लिख देते हैं। इन पॉइंट्स को बार बार सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। और बात रह गई किसकी, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड आपको पता है क्या होगा, पहले ज़्यादा है फिर आकर के कम हो जाएगा फिर वापस ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। और ये वाला जो था, ये वाला, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरीके से आपने मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, ये तमाम चीज़ें समझ ली। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आप क्यूरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वो व्हाट्सअप नंबर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आज हमारा लेक्चर हुआ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इंशाल्लाह होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।